साल 2022 बीत चुका है, 2023 का आगाज़ हो चुका है। पूरा देश, पूरी दुनिया जश्न मना रही है। ऐसे में अब बस्तर पुलिस अपना लेखा जोखा लेकर बस्तर में पत्रकारों के सामने प्रस्तुत है। बस्तर आईजी ने आज सारे पत्रकारों के सामने बताया कि 2022 में पुलिस ने क्या उपलब्धियां हासिल की। हमें लगा बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से हमें भी समझना चाहिए कि आखिर एक साल में बस्तर पुलिस ने ऐसा क्या किया है जिन्हें उपलब्धियों में गिना जाए और आने वाले साल में क्या इनकी रणनीतियाँ हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। जी धन्यवाद। सर, आज आपने एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और इसमें आपने बताया कि बीते 2017 से 2022 तक में क्या उपलब्धियां रहीं, आंकड़े किस तरह से ऊपर नीचे होते गए, शांति के आंकड़े किस तरह से बढ़ते गए और किस तरह से नक्सल घटनाएं की ग्राफ नीचे गए। क्या लगता है, कहाँ देखते हैं 2017 से 2022 में बस्तर पुलिस को आप? नहीं, बस्तर में जो नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से हम परिस्थिति को दो तरीके से आंकलन कर सकते हैं। एक तो ग्राउंड में जो परिवर्तन देखने मिल रहा है, दूसरे एक संख्यात्मक जो आंकड़ा है, जैसे आमतौर पर हम लोग कितना घटनाएं हुआ, इस पर कितना पुलिस के या सुरक्षा बल का शहादत हुआ या ग्रामीण को क्या क्या जनहानि और मालहानि हुआ, इस टाइप को अलग अलग पैरामीटर में हम उसको आंकलन करते हैं। संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए 2017 के यदि बेस लाइन लेगा 2022 में कम से कम 55% अपराधों में घटनाओं में कमी आया है। यदि इसी को हम लोग 2009-10 के बेस लाइन मानेंगे तो लगभग 65% जो नक्सल घटना में कमी आया है। वर्ष 2022 में 220 के आसपास जो नक्सल संबंधित जो घटनाएं जो हुई है, और वर्ष 2022 पुलिस के लिए कम शहादत वाला वर्ष रहा। हमारा 9 सुरक्षा बल और पुलिस के साथीगण विभिन्न घटना में उनका शहादत हुआ। उन सबका शहादत को नमन करते हुए हम ये कोशिश करेंगे आने वाले समय में हमारे किसी जवान का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो, और साथ क्षेत्र की जनता का भी किसी का जान का कोई नुकसान ना हो, किसी का परेशानी ना हो। ये हमारा एक प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो हमारा कार्य योजना का केंद्र बिंदु वही रहेगा। उसी हिसाब से फिर जनता का मंशानुरूप क्षेत्र के विकास कार्य को भी गति प्रदान करना है और इलाके में एक सकारात्मक परिवर्तन निर्मित करना है। ये हमारा एक टारगेट है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेगा। सर, 2017 के आंकड़े आपने जो डिस्प्ले किए और 2022 के आंकड़े, उसमें काफ़ी कुछ भिन्नताएं रहीं। उस समय घटनाएं ज़्यादा हुई, अभी घटनाएं कम हो गई, जवानों की शहादत भी कम हुई है 2017 के मुकाबले। 2017 में भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और अभी उसके बाद 18 के बाद कांग्रेस। तो क्या सरकार बदलने से भी कुछ परिवर्तन आता है क्या? नहीं, जैसा किसी भी समस्या के लिए हम लोग एक डिटेल स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस पर कोई भी जैसा इंसर्जेंसी के विषय हो या आतंकवादी घटना या नक्सलवाद का, वामपंथी उग्रवाद का, इसका एक ग्राफ होते हैं। जैसे एक परिस्थिति रहती है, उसके बाद फिर एक पीक होते हैं, उसके बाद फिर जो ग्राफ मतलब एक प्लेटो होकर फिर नीचे आते हैं। उसी हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2000 जो 6, 7, 8, 9, 10 हमारे लिए जो समस्या के पीक वाला जो पीरियड है, उसमें प्रतिवर्ष 150 से अधिक हमारा जवानों का शहादत होते, उतना संख्या में ग्रामीण का भी जो हत्या हो जाती है, और अलग अलग घटना होते हैं, आईडी ब्लास्ट तमाम होते, एम्बुशेस होते, एक प्रकार का जो परिस्थिति है। फिर उसका समाधान के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, उसी को सभी तरीके से, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, दूसरा पुलिस कार्रवाई के तरीके से, तीसरा जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के हिसाब से लोग उस पर विचार विमर्श करते, फिर उसी हिसाब से अपना अपना कार्य योजना का क्रियान्वयन करते हैं। जो विगत 4 वर्षों में एक शासन का कार्य योजना है विश्वास, विकास, सुरक्षा। इस कार्य योजना का जो केंद्रीय बिंदु ये रहा है, मतलब जनता का विश्वास अर्जित करते हुए उनके मंशानुरूप आप विकास कार्य को गति प्रदान कर लीजिए, और एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना है। उसमें एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी भी है, एक जो लोग को विश्वास में लेने वाला काम भी है, और जैसा अन्य जो इलाके में जो नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके, जैसा इन 4 साल की अवधि में 54 नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ की गई थी। प्रत्येक हमारा सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए ना सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान के लिए, साथ साथ सड़क, पुल, पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, रेशन दुकान, ये सब तमाम बुनियादी सुविधा से लोगों को लाभान्वित कर रहा है। इन सब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के कारण से मतलब परिस्थिति में थोड़ा बदलाव आया है। इसके किस कारण से एग्जैक्टली हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, ये जो समय के हिसाब से आंकलन करना पड़ेगा। लेकिन जो वर्तमान जो परिस्थिति एक सकारात्मक हमको एक परिणाम देखने मिल रहा है, उसका हम आगे भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। एक आवश्यकता अनुसार समय समय पर उसका कुछ परिवर्तन भी करना पड़ते हैं। स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से ओवरऑल स्ट्रैटेजी में हमको छोटा मोटा कुछ चेंजेस भी करना पड़ते हैं। वो तो एक निरंतर प्रक्रिया है, उसी हिसाब से आगे हम बढ़ेगा। मतलब सरकार के बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता, बस धीरे धीरे रणनीतियाँ
बदलती जाती हैं, समय के साथ रणनीतियाँ बदलती हैं पुलिस की। देखिए जो भी कार्य योजना बनाते हैं मतलब जो सरकार का जो एक दिशा निर्देश रहते हैं उसमें जैसे किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार सब इस विषय को गंभीरता से लेकर अपना एक दिशा निर्देश देते हैं और उसी का परिणाम स्वरूप हम लोग अपना स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। इस पर निश्चित रूप से हमेशा शासन का मार्गदर्शन रहता है और क्षेत्र के जनता का भी इसमें सहयोग और उनका फीडबैक रहता है। इस टाइप का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से हम इसको हमेशा देखते हैं और करते हैं। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कोरबा में अपने दौरे के दौरान एक बड़ी बात कही है कि 2024 तक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। क्या इतनी तैयारी हो गई है कि 2024 तक वाकई में नक्सलवाद, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दे दिया है। अब बोलते हैं अमित शाह जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन करना ग्राउंड पे आप लोगों को है। तो मतलब मेरा ये सवाल था कि क्या इतनी तैयारी हो गई है कि 24 तक माओवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए? देखिए नक्सल समस्या जैसे 1969 से लेकर अभी लगभग इस पे 54 ईयर्स हो गई है। क्षेत्र की जनता इसके जो कितना बुरा परिणाम है उसको देख लिया। मतलब इस पे सिर्फ बस्तर की बात करें तो विगत 22 साल में 17 से अधिक निर्दोष ग्रामीण का माओवादी द्वारा नक्सल हिंसा का बलि चढ़ा दिया और हमारा 1200 से अधिक सुरक्षा बल साथी द्वारा शहादत दी गई थी और कई करोड़ों का जो जान माल हानि हुआ। इस टाइप की परिस्थिति और सबकी मंशा है इस समस्या को बहुत जल्दी उसको रिजॉल्व करे। उस पर क्षेत्र की जनता भी उनका इच्छा है, शासन का भी अपना एक समय सीमा है, अपने एक कार्य योजना है और सुरक्षा बल का भी मतलब जैसा यदि ये समस्या है तो हमको सोल्यूशन निकलना है उसी हिसाब से एक समयबद्ध कार्य योजना तक काम करते हैं। मतलब ठीक है उसमें ये अभी बताना मुश्किल है। मतलब जैसा हमको जैसा वर्ष 2022 को तो हम देख चुके, इसलिए हम बता पा रहे थे इतना घटना में कमी आया है, इतना परिस्थिति में सुधार आया था। 2023 हमारे सामने है, उस पर चुनौती भी है, उसमें हमारा इरादा भी है और टारगेट भी, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेगा। उसमें जो भी शासन का जो इस पर सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, फिर क्षेत्र की जनता का जो फीडबैक रहेगा उसी हिसाब से हम एक टारगेट लेकर आगे बढ़ना पड़ते हैं। उसका परिणाम अभी क्या रहेगा, कैसे रहेगा, मतलब समय के हिसाब से हमको देखना होगा। नहीं सर, लेकिन वो सवाल आपने घुमा दिया कि 24 में क्या हम तैयार हैं कि 24 तक खत्म कर पाएंगे नक्सलवाद? नहीं, जैसा उम्मीद है, मतलब जैसा उम्मीद है बहुत जिस तरीके से ग्राफ में गिरावट आ रहा है, जो आने वाला 2 साल 3 साल हमारे लिए काफ़ी निर्णायक और क्रिटिकल रहेगा। ये डिसिसिव जो अंग्रेजी में बोलते हैं, एक डिसिसिव सीजन पीरियड रहेगा। इस पर हमारा पूरा तैयारी है, जो क्षेत्र की जनता की इच्छा भी है और उम्मीद है, मतलब आशा है बहुत जल्दी ये समस्या समाप्त होगा। ऑपरेशन विकास चलाया जाएगा भुजमाड़ में, ऐसा भी कुछ कहा है अमित शाह जी ने? नहीं, अभी वर्तमान में जो हमारा कार्य योजना है, जो विश्वास विकास सुरक्षा त्रिवेणी कार्य योजना है, उसका काफ़ी एक सकारात्मक जो परिणाम है। जैसा उसमें विकास भी एक अंग है, जो सब जो जनता विश्वास अर्जित करना वो भी एक है, और एक सुरक्षित वातावरण, एक कारपेट सिक्योरिटी का एक वातावरण निर्मित करना है, वो भी हमारा एक पार्ट है। इस हिसाब से जो हमारा जो टारगेट है, मतलब जो इन कार्य योजना को सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन करना और अपना खुद अपना जवानों को सुरक्षा को भी ध्यान में रखते आगे कैसे बढ़ना और क्षेत्र की जनता का किसी प्रकार का कोई जनहानि माल हानि ना हो, उसको भी हम ध्यान में रखकर काम करेंगे। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अबुझमाड़ में इसलिए ऑपरेशन करना चाह रही है क्योंकि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, अबुझमाड़िया, दंडामी माड़िया, उन्हें हटाना चाहती है सरकार। देखिए ये बिल्कुल एक दुष्प्रचार है। जैसा इन इलाका में, जैसा उदाहरण के मैं बताना चाहूँगा, जैसा इंद्रावती नदी है, जैसे इंद्रावती नदी के ऊपर विगत 3 वर्ष पहले हमने 4 ब्रिजेस का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उसमें एक चिंदनार का कार्य पूर्ण हो चुकी है और बाकी एक में अभी काम लगभग पूर्ण तक हो रहा है। 2 और में आने वाला समय में काम हो जाएगा। इसमें देखा जाएगा उसका उपयोग करने वाला जो बेनिफिशियरी कौन है, जो दक्षिण अबुझमाड़ की जो सैकड़ों को ग्रामीण जो प्रतिदिन उस पुल को इस्तेमाल करते हुए अपना ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक आते, किसी को स्वास्थ्य का सुविधा प्राप्त करना, किसी को अपना एजुकेशन के लिए आते, किसी ने बाजार के लिए आते, अन्य कोई भी अपना रिश्तेदारी के लिए आते। और इस प्रकार का जो शासन द्वारा की जा रही, जो क्रियान्वयन की जा रही जो सुविधा को बेनिफिट उधर के क्षेत्र के लोग ही उठा रहा है। जो कई जगह में, जैसा विगत 4 वर्ष में 196 जो गांव में हमने बिजली आपूर्ति की गई थी, जो विगत 75 वर्षों में उन इलाकों में बिजली का सुविधा नहीं थे। अभी जैसा कैंप्स लगने के कारणवश उन 196 गाँव में जो बिजली आपूर्ति किया गया, उसका फ़ायदा क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो बैठकर पढ़ रहे हैं, जो कोविड महामारी के समय में जो मोबाइल टावर्स जो स्थापित किए गए थे, उसके माध्यम से, जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जो हमारे चिंतनलाल, जगरुंडा, अंदर तर्रेम के बच्चे भी अपना शहर में जो भी उनकी गुरुजी है, उनकी जो दोस्ती यारी, उनसे बात कर रहा है, ऑनलाइन बात कर रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है। और जो अंदरूनी क्षेत्र की जो महिला है, जो गर्भवती है, इतना वर्षों से, मतलब वो एक
गांव में जो व्यवस्था उस हिसाब से उनका डिलीवरी होते। इसमें कई बार जो उनका दोनों शिशु का दोनों उनका भी माता का भी डेथ होते। अभी उन इलाका तक एम्बुलेंस पहुंचा, 108 पहुंचा। कोई ग्रामीण के जो बच्चे फ़ोन करके या जो व्यक्ति फ़ोन करके जो एम्बुलेंस को बुला रहा था कि एम्बुलेंस की सुविधा जा रहा है, उनका सुरक्षा हो रहा है। इस टाइप का जो शासन द्वारा जो क्रियान्वयन की जा रही जो विकास कार्य का बेनिफिट क्षेत्र की जनता को थोड़ा, पहले सड़क नहीं थे, पुल पुलिया नहीं थे, तभी भी हम अभियान के लिए जाते थे। उस समय भी नदी को पैदल क्रॉस करके जाते थे। हम अपना कार्य तो कर रहे थे, समर्पित होकर करते। तब ये सड़क पुल पुलिया की सुविधा आ रहा है, इसका बेनिफिट हमसे ज़्यादा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। और इसमें जो माओवादी द्वारा हमेशा दुष्प्रचार की जाती है, मतलब ये सब चीज़ मतलब जैसा उसका जल जमीन जंगल का कब्जा करने के लिए की जा रही है, ये बिल्कुल उनकी एक सोचे समझे साजिश। इसको विगत 55 साल से वो लोग करते आ रहा है। जनता भी उनका असली इरादा जो विकास विरोधी जन विरोधी उसको देख ली, जान ली, पहचान ली। इसलिए माओवादी के इस प्रकार के दुष्प्रचार का शिकार नहीं होगा और शासन की जो योजना का साथ देकर आगे बढ़ेगा। सर मैं सवाल ख़त्म करने वाला था, लेकिन आपने लाइट वाली बात कही तो एक सवाल मेरे जहन में आ गया, सोच रहा हूँ पूछ लूँ चलते चलते कि अब बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाई की तरफ अग्रसर हैं कोविड के दौरान, लेकिन एक आंकड़ा है जिसमें 10,000 बच्चे लगभग ड्रॉप आउट हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स में रितेश मिश्रा जी ने खबर की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस के हवाले से इस बात का जिक्र किया था कि उस 10,000 बच्चों में लगभग 10% बच्चे संगठन के साथ मिलकर हुए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जैसा ये चुनौती रहा कोविड के समय में, क्योंकि अधिकतम अंदरूनी वनांचल क्षेत्र का स्कूल्स और आश्रम से, ये बाकी इलाके में भी ये समस्या थे, ये बंद हो गए। तो उसके बाद फिर जैसे हमने एक अभियान अभी शुरू किया, मतलब जो उनका रिट्रेस करने के लिए जो बच्चे यदि वापस अभी विगत 1 साल से यदि नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ रहा है, हो सकता है इसमें से कई लोग जैसा जिनका ऑलरेडी 16 साल 17 साल 18 साल हो गई है, अभी खेती किसानी काम में लग गई या अन्य कोई अपना कार्य करने में लग गई होगा। ये डायरेक्ट कोरिलेशन करना गलत होगा। मतलब जितना बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहा, उन सब बच्चे नक्सल संगठन के साथ चले गए थे। ऐसा करके जो एक तालुका से सिर्फ 10%, हाँ, यदि एक तालुका लगाना वो तो गलत होगा। जैसा ये बात जो हमको कन्विक्शन के साथ बोल सकते हैं, विगत वर्षों में जो माओवादी का रिक्रूटमेंट बेस है काफ़ी हद तक कम हुआ, क्योंकि जितना हमने जो नवीन सुरक्षा कैंप लगाया गया, इसके कारण से नक्सल के जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, उनका एक संगठनात्मक जो गतिविधि है उस पर काफ़ी असर पड़ा है और जो उनका कॉर्डर्स ब्लॉक होते जा रहा है, इसी कारण से उनका नया कुछ रिक्रूटमेंट बेस नहीं मिल पा रहा है। फिर भी जैसे यदि कोई भी व्यक्ति मतलब जो स्कूल से पहले चल रहा था अभी नहीं आ रहा है, उनका हम देखना होगा और उनका वापस लेने के लिए हमारा एक अभियान के रूप में हम करेंगे, ताकि उन सब बच्चे वापस स्कूल आए, उनका शिक्षा का सुविधा प्राप्त करें और उनका लाभान्वित हो, वो हमारा टारगेट होगा। सर बस्तर पे चर्चा हो, नक्सलवाद पे चर्चा हो तो समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। मैं आपका बहुत कम समय लेना चाहूँगा और अगली बार फिर से आपसे ये वादा लेता हूँ कि फिर से आप अपना एक कीमती समय देंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे लेना है। बस्तर आईजी सुंदरराज साहब थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएँ। बस्तर आईजी सुंदरराज साहब थे। 1 साल के जो काम पुलिस के द्वारा किए गए उस पर चर्चा करनी थी, बहुत शॉर्ट में चर्चा की गई है। अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है छत्तीसगढ़ के कोरबा में कि आने वाले 2024 में माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। यह केवल एक बयान नहीं, माओवादियों की एक बड़ी चुनौती है और ये चुनौती इतनी आसान नहीं है। ज़मीन पर इसके इम्प्लीमेंट करने पर पता नहीं कितनी जानें चली जाएंगी, कितने निर्दोष मारे जाएंगे, कितने जवान शहीद होंगे। और शायद इसी बात को इंगित करते हुए बस्तर आईजी ने कहा है कि आने वाला 2 साल बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। जो बच्चे 10,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, अगर उसमें से 10% बच्चे भी संगठन से मिल चुके होंगे तो हमारे सीनियर पत्रकार रितेश मिश्रा जी ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि अगर 10,000 बच्चों में से अगर 1,000 बच्चे संगठन से मिल गए हैं, 200 बच्चे भी बटालियन के लिए काम करने लगे तो नक्सलियों की एक मजबूत विंग और तैयार हो जाएगी। तो क्या माने कि आने वाला समय बस्तर के लिए कैसा होगा, ये शांति आने से पहले कितना बड़ा बाउंडर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बस्तर पुलिस ने 1 साल में जो काम किया है उसे सिलसिलेवार और आंकड़ों के साथ आपको एक दूसरे रिपोर्ट में विधिवत भी समझाऊंगा। फिलहाल बस्तर आईजी से अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस्तर पर बातचीत और होती रहेगी। धन्यवाद।